राजस्थान की धरती का एक ऐसा राजवंश जिसने महाराणा प्रताप जैसा वीर योद्धा, वीर सपूत पैदा किया, जिसने मुगल बादशाह अकबर के मुकाबले एक छोटा सा राज्य, छोटी सी रियासत होने के बावजूद कभी भी अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान और अपना सर नहीं झुकने दिया। जहां एक और राजपुताना के शासक एक एक करके मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने की होड़ लगाए हुए थे, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता प्रेमी और स्वाभिमान के धनी महाराणा प्रताप ने राज के सुखों, राज के वैभव का त्याग करना ज्यादा उचित समझा, बजाय अकबर की अधीनता स्वीकार करने के। राजस्थान का एक ऐसा राजवंश जिसमें महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा राज सिंह जैसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। एक ऐसा राजवंश जिसमें रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती जैसी वीरांगनाओं ने अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जीवित अग्नि कुंड में छलांग लगा दी, जिंदा अग्नि को गले लगा लिया था। तो राजस्थान के इतिहास की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ रियासत के बारे में, और इस सीरीज के माध्यम से मैं राजस्थान के गौरवशाली इतिहास की मेवाड़ सीरीज का पूरा परिचय आपसे करा दूंगा। भले ही आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हो या नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपको मेवाड़ के इतिहास की इस सीरीज को अवश्य देखना चाहिए। तो मैं रमन भारद्वाज क्लासेस से, और आइए हम शुरू करते हैं मेवाड़ रियासत का गौरवशाली इतिहास। मेवाड़ रियासत, देखिए मेवाड़ रियासत को समझने से पहले कुछ बातों पर एक बार चर्चा करते हैं। यह राजस्थान का मैप है, और राजस्थान का ये जो स्वरूप अस्तित्व में आया, यानी ये जो इसका रूप फोकस में आया 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण रूप से गठन हो गया था। पहले राजस्थान में राजे रजवाड़े रहा करते थे, रियासतें हुआ करती थी, और अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे जोधपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये मारवाड़ कहलाता था, बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र जांगल या जंगली प्रदेश कहलाता था, कोटा और उसके आसपास का क्षेत्र हाड़ौती, जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़। इसी तरीके से दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है, जहां वर्तमान में हम देखें तो चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, ये जो सारा क्षेत्र आ रहा है ये मेवाड़ कहलाता था। और इस क्षेत्र पर पहले मौर्य राजाओं का शासन रहा, उसके बाद फिर गुहिल वंश आया, और गुहिल वंश के ही शासन थे रावण शाखा और सिसोदिया शाखा, इनकी सत्ताएं यहां पर रही। तो देखो यहां गुहिल वंश की या फिर सिसोदिया या रावण वंश की बात करने से पहले एक बार इस क्षेत्र के नामों के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इसका नाम मेवाड़ कैसे पड़ा। हालांकि हम इस क्षेत्र को मेवाड़ भी कहते हैं और शिवी भी कहते हैं। पहले मेवाड़ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ये नाम आखिर अस्तित्व में क्यों आया। तो देखो पहले यहां पर एक जाति रहती थी मेर जाति, और वो मलेच्छों के साथ युद्ध किया करती थी, संघर्ष किया करती थी। मलेच्छ कहा जाता है कि भारत के पश्चिम से जो आक्रमणकारी आते थे, जैसे अरबी जो आक्रमणकारी होते थे उनको मलेच्छ कहा जाता था, उनसे संघर्ष किया करती थी। तो मेर जाति के यहां रहने के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट कहा गया, और मेदपाट से ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा मेवाड़। अब शिवी की बात करते हैं कि इस क्षेत्र को शिवी या प्रगवाट क्यों कहा गया। तो देखो वर्तमान में हम पाकिस्तान की बात करें तो पहले एक क्षेत्र भारत में आया करता था, और पाकिस्तान का एक जिला है झंग जिला, जो वहां के पंजाब प्रांत में आता है। पहले वहां पर एक जाति रहा करती थी शिवी जाति, और उस समय मकदूनिया का शासक था अलेक्जेंडर, या उसको हम बोलते हैं सिकंदर महान। सिकंदर महान या अलेक्जेंडर ने जब उन पर आक्रमण किया तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वो वहां से भागे कहां पर आ गए, दक्षिणी राजस्थान में आ गए, और इस क्षेत्र में आकर रहने लग गए। तो यहां रहने के कारण ही इस क्षेत्र को शिवी या प्रगवाट भी कहा गया। अब देखो ये तो बात हो गई इस क्षेत्र के नामों के बारे में। अब एक बार जरा हम चर्चा करते हैं कि यहां किन वंशों का शासन रहा। तो देखो यहां मुख्यतः हम जो पढ़ने वाले हैं वो गुहिल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। और गुहिल वंश की स्थापना कैसे हुई, तो बताया जाता है कि एक व्यक्ति थे गुहिल या गुहिलोत या गुहिलादित्य। तो इन्होंने सन 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। इनका नाम था गुहिल, और इनके जो वंशज थे ना, उन्होंने बाद में इनके नाम को ही गोत्र में परिवर्तित कर दिया। तो ध्यान रखना, गुहिल के द्वारा गुहिल साम्राज्य की स्थापना नहीं की गई, गुहिल वंश की स्थापना की गई। बाद में साम्राज्य की स्थापना तो बप्पा रावल करेंगे। अभी एक बार हम बात करते हैं कि यहां ये जो गुहिल वंश था राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में, इसकी उत्पत्ति को लेकर क्या क्या मत हैं इतिहासकारों के। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात बताते हैं कि साहब ये गुहिल जो है ये कहां से आए थे। ऐसे कुछ इतिहासकार इनको भगवान राम का वंशज बताते हैं, इसलिए सूर्यवंशी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं भैया ये तो मुस्लिम वंश के हैं, और कुछ इतिहासकार ब्राह्मण वंश का बताते हैं। तो देखो अलग अलग इतिहासकारों के गुहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत हैं।
तो उन सबके बारे में विश्लेषण करते हुए हमको चर्चा करनी होगी। जैसे एक तो राजस्थान के इतिहासकार हैं मोहनोत नैणसी और गौरीशंकर ओझा। इन्होंने बताया है कि गुहिल वंश जो है ये सूर्य वंश से उत्पन्न हुए। कैसे? सूर्य वंश क्या है थोड़ा समझना एक बार। हिंदू धर्म के अनुसार कुल 4 युगों में विभाजित किया गया है समय को। कौन कौन सा? सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग और सबसे बाद में कलयुग। अब त्रेता युग में क्या हुआ देखो, सूर्य के पुत्र थे वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु की संतान थे इक्ष्वाकु। तो इक्ष्वाकु जो है ये सूर्य वंश के पहले राजा थे, प्रथम राजा थे, और इनकी राजधानी हुआ करती थी अयोध्या, जो वर्तमान में कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो इन्हीं के वंश में भगवान राम उत्पन्न हुए, और राम के जो पुत्र थे वो थे एक लव और एक थे कुश। तो कुश की व्यक्ति उत्पन्न हुए जिनका नाम था गुहिल, और इसीलिए सूर्यवंश में उत्पन्न होने के कारण इनको सूर्यवंशी कहा गया। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा एक कर्नल जेम्स टोड ने बताया। कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान बोलते हैं। इन्होंने क्या बताया देखो, इन्होंने जो कहा कि ये भारत में एक स्टेट है गुजरात, और गुजरात में जो वल्लभीपुर जो जगह है, वल्लभीपुर, यहां से उत्पन्न माना इनको। क्या कहा है कि वल्लभीपुर का एक राजा था शिलादित्य, और इनकी पत्नी थी पुष्पावती, और इन पर मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया। यानी पश्चिमी भारत से जो आक्रमणकारी आते थे, जो अरब देशों से आते थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब मलेच्छों ने क्या किया, शिलादित्य का सारा राज्य तहस नहस कर दिया। ठीक है भैया, और शिलादित्य की मृत्यु हो गई। लेकिन इनकी जो पत्नी थी पुष्पावती, वो गई हुई थी आबू जगदम्बा माता के दर्शन करने के लिए। अब जब वो वापस वल्लभी नगर यानी गुजरात लौट रही थी, तो उनको पता चला कि शिलादित्य की मृत्यु हो गई और मलेच्छों ने आक्रमण कर दिया। तो वो सती होना चाहती थी। अब सती प्रथा के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं, जो फोर्ट ऑफ राजस्थान के वीडियोस हैं, लेकिन फिर भी हल्की सी चर्चा कर लेता हूं कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जीवित पत्नी को उसकी चिता पर बैठा दिया जाता था। तो शुरू शुरू में तो क्या होता था, महिला अपनी इच्छा से बैठती थी अग्नि पर और अपने प्राणों का त्याग कर देती थी। लेकिन बाद में यह प्रथा कुप्रथा में बदल गई कि महिला को जबरदस्ती पति के साथ जीवित जला दिया जाता था। यह सती प्रथा थी। बाद में इसको रोक दिया गया था। तो देखो यहां पर उनकी जो पत्नी थी पुष्पावती, वो सती होना चाहती थी क्योंकि शिलादित्य की मृत्यु हुई थी। लेकिन वो गर्भवती थी, इसलिए उनकी जो सहेलियां थी, उनकी जो सखियां थी, उन्होंने मना किया कि आप सती ना हो क्योंकि आप अभी गर्भवती हैं। तो यहां पर उन्होंने गुफा में एक बच्चे को जन्म दिया, और गुफा में जन्म देने के कारण उस बच्चे का नाम रखा गया गुहिल, और बच्चे के लालन पोषण की, पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्होंने कमलावती नाम की एक ब्राह्मणी थी उसको दी, और स्वयं फिर सती हो गई थी। तो देखो यहां ये वही बालक है जिसका गुफा में जन्म हुआ था। गुफा में जन्म होने के कारण गुहिल कहा गया, और इसी ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। ठीक है भैया, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। एक हुए हैं अबुल फजल। अबुल फजल को आप जानते हैं, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने गुहिल वंश को मुस्लिम वंश का हिस्सा बताया है। क्या कहा है इन्होंने कि ईरान का एक शासक था जिसका नाम था नौशे खां, और उनकी पत्नी थी रूमा, और इन दोनों की संतान थे नौशेजान। और नौशेजान ने क्या किया था, अपने पिता को छोड़कर भारत आ गए थे, और बाद में फिर यहां से गए, भारत से ईरान की ओर गए और अपने पिता के साथ युद्ध किया, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई। तो नौशेजान की तो मृत्यु हो गई, लेकिन उनके कुछ वंशज भारत में रह गए थे, राजस्थान में रह गए थे, और उसी वंश में एक व्यक्ति उत्पन्न हुए थे गुहिल। तो यहां इस प्रकार अबुल फजल ने ऐसा बताया। अब इसके अलावा देखो 977 ईस्वी का आहड़ का एक शिलालेख है। उस शिलालेख के आधार पर D.R. भंडारकर ने गुहिलों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया है। और इसके अलावा इतिहासकार हुए गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने भी गुहिलों को ब्राह्मण वंश से ही उत्पन्न होना बताया है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि साहब एक ही वंश के संबंध में इतने अलग अलग मत कैसे हो सकते हैं? तो मैं आपका ध्यान एक बात पर लेकर जाता हूं। देखो ये गुहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध का जो समय है वो कौन सा है? 566। ऐसा बताया गया कि 566 ईस्वी में गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की। ठीक है, और जो जो इस वंश का उल्लेख कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं? मोहनोत नैणसी ने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया, अबुल फजल ने किया। तो देखो जरा एक बार इनके जन्म के समय को ध्यान रखना है। मोहनोत नैणसी का जन्म कब हुआ? 1610 ईस्वी में, और घटना कब की है? 566 ईस्वी की। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ? 1782 ईस्वी में। गौरीशंकर ओझा का जन्म कब हुआ? 1800 ईस्वी में। और इसके अलावा अबुल फजल का जन्म कब हुआ?
1551 ईस्वी में। तो भैया बात तो है 566 ईस्वी की, और ये जो इतिहास लिख रहे हैं उसके 1000 साल बाद इतिहास लिखा जा रहा है। तो वो तो वही बात हो गई कि मान लीजिए अगर आज आपको कहा जाए कि गुहिल वंश के बारे में आप बताइए, उनके इतिहास के बारे में बताइए, तो हमको कोई सपना तो आने वाला नहीं। हम क्या करेंगे, पुराने स्त्रोत को ढूंढेंगे, पुराने शिलालेख ढूंढेंगे, यानी ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां शिलाओं पर, पत्थरों पर कोई जानकारी लिखी गई हो, या पुरानी प्रशस्तियां ढूंढेंगे, या पुराने और कोई स्त्रोत ढूंढेंगे, उनको पढ़ेंगे, और उनको पढ़ने के बाद ही तो इतिहास के बारे में लिखेंगे ना। अब देखो, किसी भी एक विषय को आप पढ़ेंगे तो आप अपने व्यक्तित्व के हिसाब से चीजों को सोचेंगे। मैं पढ़ूंगा, मैं अपने व्यक्तित्व के हिसाब से चीजों को सोचूंगा। तो भले ही सोर्स एक ही हो, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सोचता है, और जिस तरीके से सोचता है उसी तरीके से फिर वो इतिहास को लिखता है। तो इसका मतलब इतिहास के लेखन में व्यक्ति की सोच और उसके व्यक्तित्व का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, इसीलिए इतना सारा अंतर आ जाता है। अब ये भी तो होता है ना कि जब आप इतिहास लिख रहे हैं तो आपने कोई अलग सोर्स देखा, मैंने कोई अलग सोर्स देखा, तीसरे व्यक्ति ने कोई अलग सोर्स देखा, तो एक तो हम सोर्स अलग अलग देख रहे हैं, इसके अलावा सब व्यक्ति भी अलग अलग है, तो सबकी अपनी अपनी सोच है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इतिहास लिखा जाता है। जैसे एक सरल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए हम एक थिएटर में बैठे हैं, और थिएटर में 100 व्यक्ति एक पिक्चर देख रहे हैं, और सामने एक सीन चल रहा है। वहां पर क्या है, कुछ जंगल भी है, हीरो भी है, हीरोइन भी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं उस सीन में। अब हर व्यक्ति की नजर जो है वो उस सीन में अलग अलग वस्तुओं पर जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति की नजर जाएगी उस सीनरी पर कि वाह कितना अच्छा जंगल है, कितनी अच्छी पहाड़ी है। कुछ व्यक्ति जो है वो हीरो की ड्रेस के ऊपर ध्यान देंगे, कुछ जो है वो हीरो के, जो उस हीरो ने यानी अभिनेता ने जूते पहन रखे होंगे उस पर ध्यान देंगे। कुछ लोग जो है वो अभिनेत्री के कपड़ों या उसके जूतों पर ध्यान देंगे। तो यहां पर देखो हर सीन एक ही चल रहा है, और हर व्यक्ति अलग अलग बातों पर नोटिस कर रहा है। तो ऐसा ही होता है कि यहां पर हर किसी की सोच, हर किसी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, इसी कारण अलग अलग बातों पर फोकस होता है। तो इतिहास का जब लेखन होता है तो उसमें व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व और अपनी सोच का भी मिश्रण होता है, इसीलिए ये इतने सारे अलग अलग मत हो गए। तो यहां हमने देखो गुहिल वंश की उत्पत्ति के संबंध में इतिहासकारों के अलग अलग मत तो देखे। अब एक बार आप आगे और चर्चा करते हैं कि यह बात तो स्पष्ट होगी कि गुहिल वंश का जो संस्थापक था वो गुहिल या गुहिलोत या गुहिलादित्य था, और 566 ईस्वी में इसने गुहिल वंश की स्थापना की थी, गुहिल साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी। हुआ क्या था कि गुहिलादित्य का या गुहादित्य का भीलों के साथ अच्छा संबंध था, और जब ये छोटे थे तो भील बालकों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे, बहुत प्रसिद्ध थे, और भील बालक इनको अपना नेता, अपना राजा मान लिया करते थे। लेकिन हुआ क्या, गुहिल वंश की ही 8वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति हुए नागादित्य, और नागादित्य का भीलों के साथ में इतना अच्छा व्यवहार नहीं रहा, और जब नागादित्य शिकार करने के लिए जा रहे थे तो भीलों ने क्या किया, उनकी हत्या कर दी। अब नागादित्य की हत्या के बाद उनके 3 वर्ष के बालक बच गए थे, जिनका नाम था कालभोज या मालभोज। तो यहां पर नागादित्य के साथ और जो व्यक्ति थे उन्होंने कालभोज को सुरक्षित वहां से निकालकर और ऋषियों के पास में पहुंचा दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर कालभोज या मालभोज के जो पिता हैं वो कुछ किताबों में महेंद्र द्वितीय को बताया हुआ है। तो देखिए इसी वंश में आगे एक और व्यक्ति हुए थे जिनका नाम कालभोज था, और उनके जो पिता थे वो महेंद्र द्वितीय या महेंद्र सेकंड थे। वापस पॉइंट पर आ जाइए। तो नागादित्य के साथियों ने क्या किया, उनके पुत्र कालभोज को ऋषियों के पास में छोड़ दिया। अब वो जैसे 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 बड़े हुए तो वो ऋषियों की गायें चराया करते थे, और इन ऋषियों के बीच में एक सिद्धि प्राप्त ऋषि थे, हारित ऋषि। तो हारित ऋषि के साथ उनका विशेष स्नेह था। अब हारित ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ऐसा बताया जाता है कि कालभोज ने सन 734 ईस्वी में मौर्य शासक मान, या इनको मान मौर्य भी कहा जाता है, उनको पराजित किया, और मेवाड़ में गुहिल सत्ता की, गुहिल साम्राज्य की स्थापना की। तो ध्यान रखना अब कि गुहिल वंश का संस्थापक तो कौन था, गुहिल या गुहादित्य 566 ईस्वी में, जबकि गुहिल साम्राज्य का संस्थापक या गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, कालभोज या मालभोज। अब देखिए हारित ऋषि ने इनको एक उपाधि दी, और वो उपाधि थी बप्पा रावल की, और ये बप्पा रावल के नाम से जाने गए। अब इनके नाम और उपाधि यानी कि कालभोज और बप्पा रावल को कुछ जगह अलग अलग मत दिए में, जैसे मोहनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने क्या कहा है कि इनका मूल नाम जो था वो कालभोज और मालभोज ही था, जबकि बप्पा रावल इनको उपाधि दी गई थी। लेकिन जो प्रशस्ति है, एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति,
एक रणकपुर प्रशस्ति और इसके अलावा आबू अभिलेख। इन्होंने क्या कहा है कि कालभोज या मालभोज तो अलग था और बप्पा रावल जो व्यक्ति था वो अलग था। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति हुए राजस्थान के श्यामल दास, इनके द्वारा लिखा गया है वीर विनोद, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो श्यामल दास ने क्या कहा है कि देखिए भैया, इनका जो मूल नाम था वो तो बप्पा रावल था, जबकि इनको उपाधि दी गई थी वो कालभोज की थी। तो यहां पर ये अलग अलग मत अपने इनके द्वारा रखे गए हैं। खैर कोई नहीं। अब देखिए, जब कालभोज या बप्पा रावल यहाँ के शासक बने मेवाड़ के, तो इनके समय राजधानी थी नागदा। और ऐसा बताया जाता है कि बप्पा रावल बड़े लंबे चौड़े शरीर के यानी विशालकाय व्यक्ति थे और 16 हाथ का तो इनका दुपट्टा था, 35 हाथ की इनकी धोती थी और इनका खड़ग था 32 मण का। अब एक मण में कितना होता है? 40 किलो। तो 32 मण का मतलब कितना हो गया? 1280 किलो का इनका खड़ग। तो देखो ये सब क्या होती है? जनश्रुतियां होती हैं। हालांकि इंसान का डीएनए ऐसा नहीं है कि इतना विशाल का शरीर हो जाता है, केवल जनश्रुतियां होती हैं। तो इसी की जनश्रुति की मैंने आपके साथ चर्चा कर ली, लेकिन इस तरह के कभी सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे कि बप्पा रावल कितने हाथ का दुपट्टा पहनते थे या कितने हाथ की धोती पहनते थे। अब ऐसा भी बताया जाता है कि ये एक साथ 2 भैंसों की बलि दे दिया करते थे। तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। अब कुछ और बातें हैं कि मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले जो शासक थे वो बप्पा रावल थे और बप्पा रावल के चलाए हुए सोने के सिक्के अजमेर से भी प्राप्त हुए हैं। इन्होंने जो सोने के सिक्के चलाए थे उसमें कुछ चित्र देखने को मिलते हैं। एक तो कामधेनु का, कामधेनु जो है वो एक गाय है। इसके अलावा उगते हुए सूर्य का चित्र और सूर्य को दंडवत प्रणाम करते हुए व्यक्ति का चित्र भी है। तो संभवतः वह दंडवत प्रणाम करता हुआ जो व्यक्ति है वो बप्पा रावल ही होगा। इसके अलावा उन सिक्कों में हमको शिवलिंग भी देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ शिवलिंग से ध्यान रखना कि बप्पा रावल जो है वो शिव जी के यानी एकलिंग जी महाराज के पक्के भक्त थे और उन्होंने कभी भी स्वयं को मेवाड़ का शासक नहीं माना। वो हमेशा एकलिंग जी महाराज को मेवाड़ का शासक मानकर और स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हुए शासन किया करते थे। और जब भी राज्य से बाहर जाया करते थे तो एकलिंग जी की परमिशन यानी आज्ञा से बाहर जाया करते थे, आज्ञा लेकर बाहर जाया करते थे और इस आज्ञा लेने को कहा जाता था आसकान लेना। वैसे बप्पा रावल ने उदयपुर के पास में एक जगह कैलाशपुरी, वहां पर एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी कराया था और बाद में सन 753 ईस्वी में बप्पा रावल का निधन हो गया और उनका जो समाधि स्थल है वो नागदा में ही है और उस स्थान को बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। अब इसी वंश में बप्पा रावल के बाद हम बात करें तो और भी बहुत सारे शासक हुए, लेकिन मैं केवल उन्हीं शासकों के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में बताने के लिए हमारे पास में होगा और जानकारी उपलब्ध होगी और कुछ विशेषता होगी। तो बप्पा रावल के बाद के शासकों में एक हुए थे अल्हड़। अल्हड़ को एक उपाधि दी गई थी आलू रावल की। अल्हड़ वो शासक थे जिन्होंने नागदा के स्थान पर राजधानी को चेंज किया और नागदा के स्थान पर आहड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। वैसे याद रखना आपके लिए बहुत सरल रहेगा क्योंकि ऐसे अल्हड़ हो गए और ऐसे ही आहड़ हो गई, यानी इस समय राजधानी हो गई थी आहड़। अब अल्हड़ ने क्या किया? हूण जाति की एक राजकुमारी थी हरिया देवी, उससे विवाह किया। हूण जाति जो है एक लड़ाकू जाति होती है, युद्ध लड़ने में माहिर होती है। तो इसी वंश की थी हरिया देवी, उनसे विवाह किया और बाद में मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन जिस व्यक्ति ने किया, जिस शासक ने किया, वो अल्हड़ थे। अगर आपको ध्यान नहीं रहेगी साहब नौकरशाही का गठन किसने किया, तो ऐसे ध्यान रखना आप, ये केवल मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि अल्हड़ ने हरिया देवी से शादी कर ली। अब हरिया देवी क्या थी? लड़ाकू जाति की। तो थोड़े दिन तो हरिया देवी ने काम किया, कार्य किया, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन, लेकिन बाद में जब परेशान हो गई तो एक दिन अल्हड़ से आके गुस्से में कह दिया कि मुझसे अब घर का काम नहीं होगा, एक काम करो आप घर में नौकर रख लो। तो सबसे पहले नौकर किसने रखे? अल्हड़ ने रखे, यानी नौकरशाही का गठन किसने किया? अल्हड़ ने किया। अब देखो इसके अलावा अल्हड़ के द्वारा वराह मंदिर का भी निर्माण कराया गया। अब ये वराह कौन है? तो देखो भगवान विष्णु ने, हिंदू धर्म में ऐसा बताया जाता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान विष्णु अलग अलग अवतार लेते हैं। तो भगवान विष्णु का जो तीसरा अवतार था जिसमें उनका चेहरा एक सूअर के समान था, तो उस अवतार को कहा गया वराह अवतार। और एक राक्षस थे, एक दैत्य थे जिनका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने क्या किया? पृथ्वी को उठाकर और पानी में समुद्र में ले गए। तो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को वापस सुरक्षित बाहर निकाला। आपने कुछ ऐसे चित्र देखे होंगे कि एक भगवान का एक अवतार, विष्णु भगवान का अवतार, और उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है और उनके दांत पर पृथ्वी घूम रही है। तो वही भगवान विष्णु का वराह अवतार है। और पहले ऐसा भी माना जाता था कि पृथ्वी पर अगर कभी भूकंप आता है तो इसका मतलब यह है कि वराह भगवान जो है वो अपना सर हिला रहे हैं। हालांकि मान्यताएं हैं, प्राचीन मान्यताएं हैं, ज्यादा उन पर तर्क नहीं कर सकते हैं। अब इसी वंश में हम आगे चलते हैं और एक लंबे शासकों की श्रृंखला के बाद
सन 1158 ईस्वी में यहां के शासक हुए थे रण सिंह। और रण सिंह के बाद गुहिल शाखा, गुहिल वंश जो है ये दो शाखाओं में विभाजित हो गया। कैसे? रण सिंह के एक पुत्र थे क्षेम सिंह और एक पुत्र थे राहब। तो क्षेम सिंह ने तो रावल शाखा को जन्म दिया, यानी आगे अब क्षेम सिंह की जो भी संतानें होंगी वो रावल कहलाएंगे, और आगे चलकर राहब की जो संतानें होंगी वो सिसोदिया कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि राहब जो है ये सिसोदा गांव में रहे थे, और सिसोदा गांव में रहने के कारण इनको सिसोदिया और इनकी संतानों को सिसोदिया कहा गया। हालांकि वंश तो गुहिल ही है, लेकिन ये गुहिल वंश दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। अब वैसे मेवाड़ रियासत से संबंधित बहुत कुछ है बताने के लिए, और जैसे 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 हम मेवाड़ रियासत में आगे की ओर जाएंगे वैसे वैसे मेवाड़ रियासत बहुत इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। लेकिन फिलहाल मेवाड़ रियासत के पार्ट फर्स्ट में इतना ही। बाकी के लिए हम इसके आगे की जब गुहिल वंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया और इसके आगे क्या हुआ उसके लिए हम पार्ट सेकंड में, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू, धन्यवाद।